हाँ जी, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी-अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आगामी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की विभिन्न परीक्षा अभी तक जो आयोजित हुई है, उनमें करंट अफेयर्स का बहुत ही बढ़िया रोल रहा है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में बन रहे हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, और अच्छे खासे डिटेलिंग में पूछे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 2 बार रहें, पर एक बार जो है इस क्लास को हम ज़रूर करेंगे। तो आइए इस क्लास में पढ़ते हैं आज की विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, बागेश्वर जिले में अनियमित सॉप स्टोन खनन का मुद्दा गंभीर था, जहां उच्च न्यायालय ने उत्पन्न पर्यावरणीय संकट और भूदशाओं को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय जनवरी 2025 के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के कारण उत्तराखंड सरकार सक्रिय रूप से इस क्षेत्र की हिमनदी झीलों की निगरानी कर रही है। इस निगरानी के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है, यानी डिपार्टमेंट। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। बागेश्वर जिले में अनियमित सॉपस्टोन खनन का मुद्दा गंभीर था। अभी आपने न्यूज़ में भी काफ़ी देखा होगा, उस टाइम खनन का चल रहा था बागेश्वर में। ग्रामीणों ने आंदोलन भी करे थे, जहां उच्च न्यायालय ने उत्पन्न पर्यावरणीय संकट और भूदशाओं को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के कारण उत्तराखंड सरकार सक्रिय रूप से इस क्षेत्र की हिमनदी झीलों की निगरानी कर रही है। इस निगरानी के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है, यानी डिपार्टमेंट। एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, डब्ल्यूआईआई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूएसडीएमए उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो जिम्मेदार होते हैं, निगरानी करता है, हमारा उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसके रिमोट सेंसिंग करती है, यानी निगरानी रखती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूएसडीएमए यानी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हिमनदी झील फटने से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए निगरानी और एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोग जो है इनको विभिन्न तरीके से पूछ सकता है। अभी हाल ही में हमारा यूसीसी लागू हुआ था। वो उसमें डेट नहीं पूछेगा कि कब लागू हुआ, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन हो गया कि देश में प्रथम बार कब लागू हुआ या स्वतंत्रता पहले से कब लागू हुआ। ये पीवाईक्यू हो चुके हैं, लेवल अब काफ़ी बढ़ चुका है। तो आइए उस लेवल को मैच करने के लिए हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको देखते हैं। उत्तराखंड यूसीसी में एक अनूठा प्रावधान किस प्रकार के संबंध के पंजीकरण को सरकार के साथ अनिवार्य करता है? चाइल्ड एडॉप्शन, लिव इन रिलेशनशिप्स, ट्रेडिशनल मैरिज, फॉरेन एडॉप्शन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है हमारा लिव इन रिलेशनशिप। अब अभी बीच में काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी इसके लिव इन रिलेशनशिप के लिए कि प्राइवेसी का जो है हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है, सरकार को हम क्यों पंजीकृत कराएं। तो काफ़ी कुछ चला था, बट ये ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज से के लिए भी। यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। पंजीकरण न करने पर जेल और या जुर्माना हो सकता है, उत्तराखंड यूसीसी अधिनियम 2025 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में राज्य ने अनाधिकृत खरीद पर अंकुश लगाने के लिए भूमि कानून में संशोधन की मंजूरी दी। एक गैर आदिवासी द्वारा 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि खरीद के लिए अब क्या अनिवार्य है? पेइंग ए 10% प्रीमियम टैक्स, गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द ग्राम सभा, सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट एफिडेविट, या प्रियर अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो जो गैर आदिवासी है, यानी अदर स्टेट के जो लोग हैं, उत्तराखंड के निवासी ना होके, उन्हें जो है आवासीय भूमि मिल सकती है और 250 वर्ग मीटर मिलेगी। तो उसके लिए जो है उन्हें क्या देना पड़ेगा?
तो इसमें जो है इसका हो जाएगा हमारा सबमिशन ऑफ ए सर्टिफाइड एफिडेविट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नए कानून के तहत 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि की खरीद के लिए एक प्रमाणित शपथ पत्र यानी एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि भूमि का उपयोग केवल वास्तविक आवासीय उद्देश्य के लिए हो सके। उत्तराखंड भूमि विनियमन संशोधन मई 2025 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड यूसीसी के कार्यान्वयन से विवाह और विरासत जैसे पारिवारिक मामलों से संबंधित किस अधिनियम के प्रावधानों को अति अधिरोहित यानी ओवरराइड कर दिया गया है? जो अभी यूसीसी के नए कानून आए हैं, उन्होंने जो है पारिवारिक मामलों से संबंधित किस अधिनियम के प्रावधानों को अधिरोहित यानी ओवरराइड कर दिया है? जो पहले जो हमारा पारिवारिक मामलों से संबंधित एक्ट था, उसको ओवरराइड कर दिया है, यानी उसके ना माना जाने के कारण इसे यूसीसी को माना जाएगा। तो ये हमारा है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1950, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, शेड्यूल कास्ट एक्ट 1990। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाना है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, क्योंकि इसमें जो है जैसा 3 तलाक का था या अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग एक्ट के इस तहत जो है उनकी शादियां होनी थी, तो यूसीसी के अंडर जब आ जाते हैं तो एक समान नागरिक हो जाते हैं। तो ये जो है ओवरराइड कर दिया। यूजीसी विवाह, तलाक और विरासत को विनियमित करता है, इसलिए यह विशेष विवाह अधिनियम 1954 जैसे कई केंद्रीय व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से अधिरोहित करता है। उत्तराखंड यूसीसी का कानून विश्लेषण 2025 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 का 2025 एक अल्ट्रा मेगा उद्यम को न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर परिभाषित करती है जो इससे अधिक हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे। उत्तराखंड में मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 एक अल्ट्रा मेगा उद्यम को न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर परिभाषित करती है जो इससे अधिक हो। 100 करोड़ से 500 करोड़ से 750 करोड़ से 750 करोड़ से या 1000 करोड़ से। इसका जो सही आंसर हो जाना है हमारा ऑप्शन डी, 1000 करोड़ से अबव होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नई औद्योगिक नीति के अनुसार अल्ट्रा मेगा उद्यम वह है जिनका निवेश 1000 करोड़ से अधिक है और जिसमें न्यूनतम 500 लोगों को रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। उत्तराखंड मेगा औद्योगिक नीति दस्तावेज 2025 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों की खेती के लिए 6 विशेष क्षेत्रों का विकास कर रही है। इन्हें सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? यानी जो राज्य सरकार उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसल का जो विभिन्न क्षेत्रों पर यानी विभिन्न विभिन्न जगह पर उसका विकास कर रही है, उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा? स्पाइस क्लस्टर, ऑर्गेनिक जोन्स, अरोमा वैलीज या फ्लावर बेल्ट्स। तो इसको हम जो कहेंगे अरोमा वैलीज। अभी तक लगभग जो है 6 के तक डेवलप कर रहे हैं, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको देख लेते हैं। उत्तराखंड 6 अरोमा वैली है, जिसमें लेमन ग्रास, मेंथा, रोजमेरी जैसी उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों का बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी डेवलप किया जा रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में डेवलप किए जा रहे हैं। एक अरोमा वैलीज होती है, अरोमा वैलीज होती है जहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का या विभिन्न एरिया आ जाता है, बहुत सारा आ जाता है, उसे वैलीज कहते हैं। एक पार्क होता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या जगह में एक छोटा सा पार्क जिसमें होता है, उसे कहते हैं पार्क, एरोमा पार्क। एरोमा पार्क इन सुगंधित घाटियों के अतिरिक्त उत्तराखंड में काशीपुर में देश का पहला अरोमा पार्क भी स्थापित किया गया है। ये जो है लगभग 5 से 6 बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बागवानी विभाग उत्तराखंड ने इसे जो है पब्लिश करा था हाल ही में। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के पहाड़ी और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने के लिए 2025 के बजट में 1000 करोड़ की कौन सी परियोजना को मंजूरी दी गई है? जहाँ जहाँ जो है वर्षा से जो सिंचाई होती थी वहाँ भी अब क्या है, क्लाइमेट चेंज के होने के कारण कहीं ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहीं वर्षा नहीं हो रही है, तो जो पहाड़ में रहन सहन प्रभावित हो रहा है, कृषि बागवानी बहुत प्रभावित हो रही है। तो उसको जो है राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का आवंटन किया है और एक नीति यानी योजना के तहत उसको जो है उसको
डेवलप करा जाएगा, किसानों की हेल्प करी जाती है। तो उस योजना को बताना है कि वो योजना कौन सी है। कृषि सिंचाई योजना, उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट, हिल एरिया कॉर्प डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाना है हमारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह परियोजना पहाड़ी क्षेत्रों में खेती जलवायु अनुकूल बनाकर किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने और स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। उत्तराखंड बजटीय आवंटन 2025। नेक्स्ट है हमारा, अक्टूबर 2025 में 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वेजेस की मेजबानी किस शहर ने की, जो उत्तराखंड के हरित विकास एजेंडे के लिए अत्यधिक प्रासंगिक घटना है? सिंगापुर, लंदन, दुबई या जेनेवा? तो इसका सही आंसर हो जाना हमारा दुबई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुबई में आयोजित वेजिस 2025 स्थायी प्रौद्योगिकी और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था। उत्तराखंड के ग्रीन स्टेट बनने के लक्ष्य के अनुरूप है। अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड को ग्रीन स्टेट घोषित किया गया है, तो इस पे जो है आप इसको जरूर देख के जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समाचार अक्टूबर 2025 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, 2025 में शुरू किए गए राज्य मिलेट मिशन का उद्देश्य मोटे अनाजों के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। इस मिशन का प्रमुख घटक किसका प्रचार करना है? बाजरा एंड रागी, मंडुआ जिसे फिंगर मिलेट कहते हैं एंड जंगोरा, बार्नियड मिलेट, कोदो एंड कुटकी, पियर मिलेट एंड सरगम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाना है मंडुआ और जंगोरा, फिंगर मिलेट एंड बार्नियड मिलेट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह मिशन पोषण में सुधार लाने और पहाड़ी किसानों का समर्थन करने के लिए स्थानीय हिमालय मिलेट जैसे मंडुआ और जंगुरा के उत्पादन और प्रसंस्करण पर केंद्रित है। उत्तराखंड कृषि विभाग ने इसे पब्लिश करा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2024-25 के बजट के अनुसार ऑफ सीजन सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से पॉली हाउस के निर्माण के लिए कुल कितना आवंटन निर्धारित किया गया था? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाना है 200 करोड़ जो है इसका आवंटन किया गया था पॉली हाउस विकसित करने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र में किसानों को साल भर उच्च मूल्य वाली सब्जियां और फूल उगाने में मदद करने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया था उत्तराखंड बजट 2025 24-25 के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वीकृत लता तपोवन जल विद्युत परियोजना की प्रस्तावित स्थापित क्षमता मेगावाट कितनी है? लता या लाटा भी कुछ बोलते हैं इसे। उसमें जो ऑफिशियल ड्राफ्ट था उसमें जो है लता जो है इसका लिखा हुआ था। हाल ही में स्वीकृत लता तपोवन जल विद्युत परियोजना की प्रस्तावित स्थापित क्षमता मेगावाट कितनी है? 50 मेगावाट, 171 मेगावाट, 250 मेगावाट, 400 मेगावाट? इसके जो सही आंसर हो जाना है हमारा 171 मेगावाट हो जाना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लता तपोवन जल विद्युत परियोजना जिसके प्रस्तावित स्थापित क्षमता 171 मेगावाट है, क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना, होम स्टे योजना उत्तराखंड में अत्यधिक सफल रही है। इस योजना का प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या है? प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या है? पहला, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंट्रोलिंग माइग्रेशन, प्रमोटिंग टूरिज्म, फ्री हाउसिंग फॉर द पुअर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इससे जो आपको पता ही चला होगा होम स्टे अब जो है उत्तराखंड के हर ऐसी फेमस जगह है वहाँ मिल जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट या गांव या ग्राम पंचायत में इजीली अवेलेबल है अब। तो इसका जो मेन मुद्दा था हमारा माइग्रेशन को कंट्रोल करना था और टूरिज्म को प्रमोट करना था। इसका आंसर भी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अपने घरों को आवास के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, स्थानीय रोजगार पैदा करती है और ग्रामीण से शहरी पलायन को नियंत्रित करती है। ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण मत कर देना, वहाँ पे ऑप्शन में आया कभी तो। ग्रामीण से शहरी यानी जो ग्राम से ग्रामीण लोग जो शहर में जा रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने इसे जो है अभी हाल ही में पब्लिश करा था। नेक्स्ट है हमारा,
स्थानीय उद्यमियों को आजीविका के अवसर प्रदान करने और सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए कौन सी राज्य स्तरीय योजना विशेष रूप से डिजाइन की गई थी? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना या हिम कल्याण योजना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाना है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, MPRY। ये जो है कोडिंग आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसे हिंदी में एज इट इज पूछा जाता है और लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, MPRY उच्च पलायन वाले गांवों पर केंद्रित है, जो बागवानी और इको टूरिज्म जैसे क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रदान करती है। ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के तहत मान्यता प्राप्त कारीगरों को कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख। तो इसमें जो है हमारे 1 लाख की पुरस्कार राशि जो है दी जाती है। यह योजना पारंपरिक शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए हर साल कारीगरों को 1 लाख का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान करती है, उद्योग विभाग MI स्कीम के तहत। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों के कारण स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए किस अम्ब्रेला ब्रांड को लॉन्च किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नारी शक्ति एम्पोरियम, उत्तराखंड महिला उद्योग, हाउस ऑफ हिमालयस, देवभूमि प्रोडक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाना है हमारा हाउस ऑफ हिमालयस। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है अभी, एग्जाम हाल ही में एग्जाम हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाउस ऑफ हिमालयस ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए लॉन्च किया गया अम्ब्रेला ब्रांड है, यानी जो उसमें जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसको बेचने के लिए बनाया गया ब्रांड है, ब्रांड लग जाता है उसमें, जो महिला उद्यमियों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है। ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कारीगरों के लिए पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के BPL कारीगरों को अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन के रूप में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कारीगरों को अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन के रूप में कितने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 200 पर मंथ, 400 पर मंथ, 500 पर मंथ या 1000 पर मंथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाना है हमारा 400 पर मंथ जो है इसकी राशि दी जाती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ कारीगर जो कि BPL श्रेणी, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, जो पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हों, उन्हें भी मिलती है, को 400 का अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। कौन करता है? उत्तराखंड पोर्टल सामाजिक कल्याण विभाग, माई स्कीम के तहत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पंजीकृत मछली किसानों को आकस्मिक मृत्यु, कुल स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹5 लाख का बीमा कवरेज कौन सी योजना प्रदान करती है? यानी जो हमारे फिशरीज में लगे हुए किसान हैं उनका बीमा, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है कभी कभार, तो उसका 5 लाख तक का बीमा कवरेज देती है। ये वह कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, स्टेट कंपोनेंट है, उत्तराखंड फिशरीज वेलफेयर फंड, स्टेट डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका सही आंसर हो जाना है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के राज्य घटक के तहत मछली किसानों को यह बीमा लाभ मिलता है, जिसका प्रीमियम का पूरा खर्च मत्स्य विभाग वहन करता है, यानी जितना भी इसका प्रीमियम देना पड़ता है हमारे मत्स्य विभाग देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री ने अगस्त 2025 में वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। यह प्रणाली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए है? स्कूल बसेस एंड इमरजेंसी व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वुमेन सेफ्टी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड ट्रक्स, प्राइवेट टूरिज्म एंड व्हीकल। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसका सही आंसर हो जाना है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वुमेन सेफ्टी।
आपने देखा भी होगा जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करते हो, जैसे टेम्पो हो गया या मैजिक वगैरह टैक्सी वगैरह होती है, उसमें लगा होता है एक लोकेशन सिस्टम। तो ये जो है सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि व्हीकल की जो है लोकेशन पता चल सके अगर कुछ भी इमरजेंसी में होता है तो। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम नियंत्रण कक्षों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन वाहनों, बस टैक्सी की वास्तविक समय की ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है, जिससे सार्वजनिक यात्रा विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित होती है। परिवहन विभाग उत्तराखंड अगस्त 2025 में से पब्लिश किया था। नेक्स्ट है हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जौलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। यह ऐतिहासिक मेला भारत और किन दो पड़ोसी क्षेत्रों के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने वाली एक अमूल्य विरासत है? चाइना एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, पाकिस्तान एंड चाइना, भूटान एंड चाइना। इसका जो है सही आंसर हो जाना है हमारा नेपाल एंड तिब्बत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जौलजीबी मेला ऐतिहासिक रूप से भारत में पिथौरागढ़, नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र के बीच व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने ऑफ सीजन सर्दियों के महीने के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दिसंबर 2024 में किस चार धाम सर्किट का उद्घाटन किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लेसर चारधाम सर्किट, ट्राइबल चारधाम सर्किट, विंटर चारधाम सर्किट, हिमालयन चारधाम सर्किट। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उत्तराखंड सरकार ने ऑफ सीजन सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दिसंबर 2024 में किस चारधाम सर्किट का उद्घाटन किया है? लेसर चारधाम सर्किट, ट्राइबल चारधाम सर्किट, विंटर चारधाम सर्किट और हिमालयन चारधाम सर्किट। तो इसका सही आंसर हो जाना है हमारा विंटर चारधाम सर्किट। की व्याख्या भी देख लेते हैं। विंटर चारधाम सर्किट मुख्य मंदिरों की शीतकालीन गद्दियों पर केंद्रित है, जिससे पूरे साल पर्यटन और आर्थिक गतिविधि बनी रहती है। जैसे हमारे केदारनाथ जी या बद्रीनाथ जी के मंदिर हमारे जोशीमठ में आ जाते हैं, और वहाँ पे जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो वहाँ तक के लिए यात्रा के लिए इसका नया रूप दिया गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो दोस्तों यह थी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करने हैं वह भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।